स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र और आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, आज हम उसका एमसीक्यू देखेंगे और इसके बारे में हम विस्तार जब सिलेबस को शुरुआत करेंगे तब उस समय हम सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू को भी देखते चलेंगे। अभी हम एमसीक्यू को देख रहे हैं कि तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले हम प्रीवियस ईयर्स को हम क्वेश्चन देखें, उसके बाद सिलेबस को हम उठा करके अध्ययन करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। आज का पहला सवाल आपका है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? क्या सवाल है आपका? होम रूल लीग जो आंदोलन है सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो आप बताएंगे ऑप्शन के अनुसार क्या है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक। ऑप्शन है आपका ए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। अगला सवाल है कि 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? सवाल है आपका। तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1916 में, यहाँ पढ़ देते हैं हम क्या बता रहे। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तो याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका किसका था? एनी बेसेंट का। मराठा और केसरी किसका था? आपका बाल गंगाधर तिलक का। मराठा साप्ताहिक था, केसरी दैनिक है, याद रखेंगे। अगला सवाल हम बढ़ते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही थी किससे? तो ऑप्शन क्या है आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दूसरा है गृह शासन आंदोलन से, तीसरा है खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। आंसर आपका हो जाएगा गृह शासन आंदोलन से, यानी होम रूल लीग आंदोलन से। एनी बेसेंट यहाँ पे बता रहा है कि एनी बेसेंट जो है कि एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र में कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। तो कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या उन्होंने कब किया था? 2 जनवरी 1914 को। किस पत्रिका में किया था? कॉमनवेल्थ, याद रखेंगे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्य बनाया गया था। भारत युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय था वह था, क्या था? तो क्या था? होम रूल लीग आंदोलन, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यहाँ पूछ रहा है, नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टीसी अलकॉट। तो टीसी अलकॉट कौन था? आप मुझे बताइए कमेंट में करके। तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी, और टीसी अलकॉट भी थे। तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी, और टीसी अलकॉट भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय था वह था? क्या था? होम रूल लीग आंदोलन, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं था? तो क्या था? होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, और
एम सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, परंतु टी.एस. अलकॉट नहीं था, तो याद रखेंगे। कह रहा कि टी.एस. अलकॉट जो है होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रखेंगे, मैडम ब्लावस्की और जो आपके टी.एस. जो स्कॉल्ट हैं, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था और एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष भी रही थी बहुत लंबे कार्यकाल तक, 1933 तक। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है एनी बेसेंट की। तो कहा गया कि संबंध थे, तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916। देखिए तिलक जो है कि अपनी स्थापना जो करते हैं, होम रूल का स्थापना जो करते हैं अप्रैल में करते हैं, एनी बेसेंट सितंबर में करती हैं, याद रखेंगे। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है, याद रखेंगे। जो आपका एस सुब्रमण्यम है वो किसके होम रूल लीग से संबंधित है, तिलक से या फिर एनी बेसेंट से। सवाल पूछ सकता है यहाँ पे आपको एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि दे देगा कि एस सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस होम रूल लीग के संबंधित है, तो तिलक के, एनी बेसेंट के। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट के, याद रखेंगे। अगला सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, यहाँ पूछ रहा है, तो सी आर दास। अभी हम जस्ट पढ़े हैं, एस सुब्रमण्यम अय्यर पढ़ के आ रहे हैं, बीजी तिलक भी पढ़ के आ रहे, एनी बेसेंट भी पढ़ के आ रहे, सी आर दास तो नहीं पढ़े हैं, तो यही हैं आपके, नहीं जुड़े थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो क्या बता रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी जो है कि राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपका है, देखते हैं। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, है ना, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था, आप सोच सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है कि इसने देश के सभी देश के सामने जो है स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, क्या सवाल है। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित से क्या असत्य है, क्या असत्य हो सकता है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत किया था। आप याद रखेंगे 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ में पत्रिका में इसके बारे में बताया गया था। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बिहार तक सीमित थी, याद रखेंगे। तिलक द्वारा होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। देखिए इसमें ऑप्शन एक से अधिक भी हो सकता है, कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसका हम विस्तार देख लेते हैं क्या यहाँ पे बता रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से स्पष्ट हो जाए। यहाँ कह रहा है कि मूलतः होम रूल की स्थापना करने के संबंध में एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन के शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के में प्रकाशन के साथ
शुरू हुआ था। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और क्या है कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और क्या है सामाजिक और राजनीतिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु दो पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे के पूरक थी। दोनों लीग जो है कि एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी और क्या देश की बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। बेसेंट के लीग का संगठन बहुत अधिक ढीला था। कोई भी तीन व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीग ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से है, आप आंसर को क्या बना सकते हैं। तो असत्य यहाँ पे नहीं स्पष्ट किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पहले इसको पढ़ लेते हैं। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। अगर आप तिलक का याद कर लेते हैं कि महाराष्ट्र और कहाँ कर्नाटक और कहाँ मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाएं याद रखेंगे तो एनी बेसेंट को आप आराम से आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ उनकी शाखा थी, मुख्य है ना। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग महात्मा गांधी को उसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा कर दिया। याद रखेंगे कि और जो आपका होम रूल लीग आंदोलन जो लीग सभा जो थी उसका नाम परिवर्तित कौन किया था? महात्मा गांधी। क्या किए थे? स्वराज सभा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही रहने देते हैं। देख लेते हैं आगे कोई सवाल हो तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पढ़ रहे थे अभी? अगला सवाल है आपका देख लेता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आज का सवाल हम यही ख़त्म करते हैं और जो मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कवर कर दिया है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि एक भी सवाल ना छूटे, है ना। चलिए, मैंने ये भी देख लिया है अभी। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये देखिए कन्फ्यूजन वाला सवाल यहाँ पे दे दिया है, इसको आप देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। कह रहा कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, तो कैसे हम इसका आंसर बता सकते हैं? तो इसका स्पष्ट नहीं दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था तो एनी बेसेंट। याद रखेंगे ऑप्शन एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन था?
तो एनी बेसेंट। कब से कब तक हुआ था ये आप उसे देख लेंगे। एनी बेसेंट क्या होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। अब बता रहा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। देखिए पहला कथन तो सही है, तीसरा कथन भी सही है, तो 1-3 सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1-3, यहाँ पे दे रखा भी है ऑप्शन, यहाँ पे 1-3 है, तो आप इसे बना सकते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। तो ठीक है, आपका सवाल समाप्त होता है यहाँ पे, और इसके साथ चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी जितनी भी सवाल हैं एमसीक्यू के रूप में, हम सारे सवाल को देखेंगे। लगभग इनमें 100 क्वेश्चन है महात्मा गांधी से, तो 100 क्वेश्चन को नहीं, एक बार में तो नहीं, 2 पार्ट में करके, एक में 50 एक में 40 करके इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल तो रहता ही रहता है, तो आप इसे देखते चलें। अगर आपके पास घटना चक्र का बुक हो तो आप उसे पास में रखें, जो मैं पढ़ता हूँ उसे आप अंडरलाइन करें, जहाँ कथन एवं कारण है वहाँ पे ज़रूर VVI को आप वहाँ पे नोट कर दें, लिख दें वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।